नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोठारी कमीशन के बारे में। कोठारी कमीशन क्या थी, क्या इनकी रिकमेंडेशन थी, कोठारी कमीशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हैं उन सबको आज हम रिव्यू करेंगे। सबसे पहला सवाल कि कोठारी कमीशन क्या थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान की एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, कुछ रिकमेंडेशन देने के लिए कोठारी कमीशन को अपॉइंट किया था और इस कमीशन ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट की थी। 29 जून 1966 को कोठारी कमीशन ने एजुकेशन सेक्टर में किस तरह इंप्रूव किया जाए उससे रिलेटेड जितनी भी रिकमेंडेशन थी वो सरकार को सबमिट की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब मैं आप लोगों को कोठारी कमीशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बताऊंगा। पहली चीज, ये एक तरह की एडहॉक कमीशन थी। दो तरह की कमीशन होती है, परमानेंट एडहॉक। आपने सुना होगा पार्लियामेंट में दो तरह की कमेटी होती है, एडहॉक एंड परमानेंट। एडहॉक कमेटी वो होती है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए, कुछ पर्टिकुलर वक्त तक के लिए अपॉइंट की जाती है, बनाई जाती है। तो कोठारी कमीशन एक तरह की एडहॉक कमीशन थी। पॉइंट नंबर 2, इसे 14 जुलाई 1964 14 जुलाई 1964 को बनाया गया था और 29 जून 1966 कोठारी कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, क्योंकि इनका काम पूरा हो गया था। तो ये एक तरह के एडहॉक कमीशन थे, तो 29 जून 1966 को इनको डिसॉल्व कर दिया गया था। और याद रखिएगा, ये जो कमीशन थी इसके चेयरमैन थे दौलत सिंह कोठारी, और ये उस वक्त यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के भी चेयरमैन हुआ करते थे। तो दौलत सिंह कोठारी कोठारी कमीशन के चेयरमैन थे और ये उस वक्त में यूजीसी के भी चेयरमैन थे। एंड ये जो कोठारी कमीशन थी ये हिंदुस्तान में छठी कमीशन थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, but it was the first commission mandated to comprehensively deal with the education sector of India। आज़ाद भारत का ये छठवां कमीशन था जो कि सरकार के द्वारा बनाया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, मगर एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म के लिए ये पहला कमीशन था जो आज़ाद भारत में बनाया गया था। एंड इस पूरे के पूरे कमीशन में 20 लोगों का पूरा कोर ग्रुप था। The commission took a consultation from a panel of 20 overseas consultant, और इस कमीशन ने देश विदेशों से, अलग अलग देश जैसे कि यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस, स्वीडन, वहाँ के जो ओवरसीज कंसल्टेंट थे उनके साथ बैठकर उनसे कंसल्ट कर कर एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात की, क्योंकि यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस, स्वीडन, यहाँ पर जो एजुकेशन सेक्टर थी वो इंडिया से बहुत बेहतर थी उस दौर में। तो उसी तरह की एजुकेशन सेक्टर की इम्प्रूवमेंट के लिए कोठारी कमीशन ने अलग अलग देशों के एक्सपर्ट से बात की कि किस तरह का रिफॉर्म हिंदुस्तान के एजुकेशन सेक्टर में लाना चाहिए। एंड देयर वर 19 वर्किंग ग्रुप और टास्क फोर्सेस इन कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन में करीब करीब 19 वर्किंग ग्रुप्स थे, या जिसको टास्क फोर्सेस भी आप कह सकते हैं। 21 महीने इस कमीशन ने काम किया और करीब करीब 9000 लोगों का इन्होंने इंटरव्यू लिया, जो कि एज ए स्कॉलर, एज ए एजुकेटर और साइंटिस्ट काम करते थे हिंदुस्तान में। और 29 जून 1966 को उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन MC चागला को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसी दिन ये कमीशन डिसॉल्व हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे कोठारी कमीशन से रिलेटेड। अब मैं आपको इनके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताऊंगा कि क्यों सरकार ने इस कमीशन को बनाया था। पहला, हिंदुस्तान में एजुकेशन को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड गाइडलाइन को बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 2, कि हिंदुस्तान में एक जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन है ना, उसको, एक जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन को फाइंड करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए ही इस कमीशन को बनाया गया था। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था
तीसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियन एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं उनको एग्जामिन करना। एंड फोर्थ, although the Kothari Commission was established to review the entire education sector, two important domains were left out of its purview. They were legal education and medical education. देखिए, कोठारी कमीशन को हिंदुस्तान के एंटायर एजुकेशन सेक्टर को रिव्यू करने के लिए बनाया गया था, मगर दो सेक्टर हिंदुस्तान में अभी भी ऐसे थे एजुकेशन से रिलेटेड जो कि कोठारी कमीशन के दायरे के बाहर थे। पहला लीगल एजुकेशन, जो लॉ वगैरह की पढ़ाई वगैरह होती है, एंड दूसरा मेडिकल एजुकेशन, डॉक्टर की पढ़ाई। ये कोठारी कमीशन के अंडर में नहीं थी, उनके परव्यू के बाहर थी। तो कोठारी कमीशन ने टोटल 23 रिकमेंडेशंस दिए। वो 23 रिकमेंडेशंस क्या थे, मैं एक एक लाइन कर आप लोगों को बताऊंगा। डिफेक्ट्स इन द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम, उस दौर में हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में जितनी भी दिक्कतें थीं उनके बारे में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। एम्स ऑफ द एजुकेशन, पढ़ाई का क्या एम होना चाहिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए। टेक्स्ट बुक, करिकुलम, एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स एंड स्टैंडर्ड, फिजिकल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, एजुकेशन ऑफ वुमेन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, problems of supervision and inspection, 3 language formula, distance education, selective admission, vocational education, education on morals and religion, university autonomy, teacher education, adult education, यूनिवर्सिटीज़ को बनाने के पीछे का एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, वर्क एक्सपीरियंस, हायर एजुकेशन, इनरोलमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो ये टोटल 23 ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों पर कोठारी कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी। अब मैं आपको कोठारी कमीशन की ब्रीफ में इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन के बारे में बताता हूं। पहला, इन्होंने रिकमेंड ये किया सरकार को प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इन्होंने कहा कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हिंदुस्तान में देना चाहिए। ये तो भारत के संविधान में भी लिखा है, ठीक है। तो पहला रिकमेंडेशन तो इन्होंने ये दिया। दूसरा, लैंग्वेजेस। द कमीशन रिकमेंडेड एडॉप्टिंग अ 3 लैंग्वेज फार्मूला एट स्टेट लेवल्स। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के राज्य के लेवल पर 3 लैंग्वेज फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। इट इंटेंडेड टू प्रमोट अ लैंग्वेज ऑफ द सदर्न स्टेट्स इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। ये चाहते थे कि साउथ इंडिया में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में भी इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया की भाषाओं से भी थोड़ा फेमिलियर हों। इट इंटेंडेड टू प्रमोट हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। और जितने भी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, लाइक आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वहाँ पर 3 लैंग्वेज हो, एक हिंदी, दूसरी इंग्लिश और तीसरी उनकी रीजनल लैंग्वेज। तो ये इनका 3 लैंग्वेज फार्मूला था जो कि इन्होंने सरकार को रेकमेंड किया था स्टेट लेवल पर अप्लाई करने के लिए। तीसरा, द कोठारी कमीशन रिकमेंडेड प्रमोटिंग रीजनल लैंग्वेजेस, संस्कृत एज वेल एज इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, प्रिफरेबली इंग्लिश। इन्होंने रीजनल लैंग्वेज संस्कृत को भी प्रमोट करने के बारे में सरकार को रिकमेंड दिया। इवन दैट जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको भी प्रमोट करने के बारे में सरकार को रिकमेंड किया था। इसके अलावा इन्होंने कुछ चीज़ें और रिकमेंड की, जैसे कि प्रोवाइडिंग फेवरेबल एंड एडिक्वेट सर्विस कंडीशंस फॉर टीचर्स एंड प्रोवाइडिंग देम with the necessary freedom to conduct and publish those findings। इन्होंने कहा कि जो भी टीचर स्कूलों में पढ़ाते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं या आगे पढ़ाएंगे, उन्हें एक फेवरेबल और एडिक्वेट सर्विस कंडीशन सरकार प्रोवाइड करे, ठीक है। और उनके पास इतना फ्रीडम होना चाहिए टू कंडक्ट एंड पब्लिश दोज फाइंडिंग्स। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जो लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी एजुकेशन, और जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनकी एजुकेशन, और फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन की एजुकेशन पर सरकार को फोकस करना चाहिए। Science and maths are an integral part of the growth of any nation. The Kothari Commission recommended making maths and science an integral part of education.
जैसा कि आप लोगों को पता है कि गणित और विज्ञान, मैथ्स एंड साइंस, ये किसी भी मुल्क की एजुकेशन का आधार होते हैं। तो कोठारी कमीशन ने ये कहा कि इन दोनों सब्जेक्ट्स को हिंदुस्तान की एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट बनाया जाए। The commission recommended reforms to improve education at university level by paying special attention to postgraduate level research, training, provide adequate libraries, lab and funds. इसके अलावा इन्होंने ये भी रेकमेंड किया कि जो यूनिवर्सिटी लेवल है वहाँ पर एजुकेशन को आपको इम्प्रूव करना चाहिए। कैसे? आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे रिसर्च, ट्रेनिंग, लाइब्रेरीज, लैब्स एंड फंड्स, इस पर प्रॉपर ध्यान देना होगा। तो ये सारी की सारी कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी। देखिए, रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं होता है कि सरकार माने। सरकार को जो सही लगता है, सरकार उस पर्टिकुलर कमीशन की रिपोर्ट के उस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को मान लेती है, जो नहीं पसंद आता उसको साइड किनारे कर देती है। तो अब देखते हैं कि सरकार ने कोठारी कमीशन के कौन कौन से रिकमेंडेशन को माना। हमारे हिंदुस्तान में ये जो 10+2+3 मतलब 10वीं करेंगे +2 करेंगे तो 12वीं हो जाएगा, +3 करेंगे ग्रेजुएशन हो जाएगा, ये एजुकेशन सिस्टम कोठारी कमीशन की ही देन है। And one of the most important recommendation of the Kothari Commission was the National Policy on Education. The bill was passed in the parliament under the leadership of the former Prime Minister of India, Indira Gandhi. याद रखिएगा, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ये कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी। एंड इस पर्टिकुलर बिल को इंदिरा गांधी की सरकार ने पार्लियामेंट में पास करवाया था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को। And it has been reported that even the national policy on education in 1986 was influenced by the recommendation of कोठारी कमीशन। और ये भी कहा जाता है कि 1986 में जब राजीव गांधी की सरकार थी और फिर जब नेशनल एजुकेशन ऑन पॉलिसी आया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया, तो वो भी कहीं ना कहीं कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन से इन्फ्लुएंस थी। And as per recommendation of Kothari Commission, the education sector in India was stratified into national bodies, state bodies and central board. और जैसा कि कोठारी कमीशन ने रेकमेंड किया था कि हिंदुस्तान में जो आपका एजुकेशन सेक्टर है उसको स्ट्रेटिफाइड कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए नेशनल बॉडीज़ में, स्टेट बॉडीज़ में एंड सेंट्रल बोर्ड में। आपने देखा होगा आज हमारे देश में CBSE है, इवन दैट आपके हर स्टेट के अपने पर्टिकुलर बोर्ड्स हैं। ये सब कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन है। तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया कोठारी कमीशन आप लोगों के समझ में आया होगा, खासकर उन लोगों के जो 90s के दौर के बच्चे हैं, क्योंकि हम लोगों के दौर में 10+2+3 थी। अब तो नया एजुकेशन पॉलिसी आ गया है, अब और बेहतर हो गया है हिंदुस्तान का एजुकेशन। तो उम्मीद है ये एजुकेशन हिंदुस्तान को बहुत आगे लेके जाएगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, बी हेल्दी, बी सेफ, डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल।